वेलकम बैक साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ में। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद और शब्द रचना। यानी आज हम सीखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार से उनकी रचना हो सकती है। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, रचना के आधार पर जो शब्द वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के और अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के। तो आज हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, दोनों ही सेट में आपका 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन 100% यहाँ से बनता है और हर साल बनता है। यानी जब भी परीक्षा आपकी हुई है, आप पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल के हों या यूपी एसआई के, तो दोनों सेट में आपके जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हिंदी की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, क्योंकि आगे हम कराने वाले हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो बेहद ही जरूरी होंगे यूपी पुलिस एसआई, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो आप ये काम जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दें जो भी इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज शब्द भेद यानी शब्दों के प्रकार। तो ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे और क्या इनकी पहचान है, एग्जाम में इनको कैसे पहचानेंगे, कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं और अपना हम सही उत्तर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखे हैं शब्द भेद, यानी शब्दों के भेद हैं। और कितने भेद हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के हम पढ़ेंगे, 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के और अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो इन चीज़ों को आज समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, रचना के आधार पर होते हैं रूढ़ शब्द होते हैं, एक यौगिक होते हैं और एक योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रचना के आधार पर हो गए। उत्पत्ति के आधार पर देशज शब्द होते हैं, विदेशज होते हैं, संकर शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं और तद्भव होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ प्रयोग के आधार पर, तो विकारी होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, विकारी वाला चैप्टर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। यानी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये सारे विकारी शब्द होते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने पिछले वीडियो में। संज्ञा को हमने पढ़ लिया है, सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, क्रिया और विशेषण। ठीक है, विशेषण को भी हमने पढ़ लिया है। तो आप अगर इन चैप्टर से अनभिज्ञ हैं, आपने इनको अभी नहीं देखा है, तो आप चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चारों चैप्टर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो इनको तो हम आज नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमने पढ़ लिए हैं। और अगर मैं बात करता हूँ अविकारी यानी अव्यव की, तो अव्यय वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा था, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और विस्मय बोधक अव्यय। तो ये चीज़ें हमारी कंप्लीट है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी पहले ही कंप्लीट हैं। तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। ये चीज़ कंप्लीट है। और सार्थक शब्दों में और निरर्थक शब्दों में, सार्थक क्या शब्द होते हैं? जिनका एक अपना अर्थ होता है, वो सार्थक होते हैं। और निरर्थक जिनका अर्थ नहीं होता। तो सार्थक शब्दों में जैसे एकार्थी शब्द आ जाते हैं, इसमें अनेकार्थी शब्द इसमें आ जाते हैं, इसमें पर्यायवाची आ जाते हैं और विपरीतार्थी शब्द आ जाते हैं। तो इन सबको हम पढ़ेंगे। तो निरर्थक शब्दों में जैसे मैंने आपको सार्थक और निरर्थक शब्द बताए थे। सार्थक जैसे मान लो कपड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैंने लिखा तो कपड़ा एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो अगर इसका निरर्थक तो क्या बन जाएगा? लत्ता। ठीक है, कपड़ा लत्ता। तो ये सार्थक और निरर्थक का जोड़ा हो गया, कपड़ा लत्ता। तो ऐसे निरर्थक होते हैं, ये सार्थक होते हैं। तो इनको भी जानेंगे हम। तो आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली हमने ये पूरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अपने 4 चैप्टर ऊपर वाले और एक अव्यय अविकारी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन शब्दों की। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद ये होते हैं 3, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्दों की अगर मैं बात करता हूँ, रूढ़ शब्द वे मूल शब्द हैं जिनका कोई सार्थक, विभाजन, ठीक है, या खंड नहीं किया जा सकता। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। अगर हमने विभाजित कर दिए तो उसके जो टुकड़े होंगे ना, वो अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सार्थक, विभाजन या खंड नहीं किया जा सकता, यानी टुकड़ों में बांटने पर ये अर्थहीन हो जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं रहता। इनमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें ना तो संधि कर सकते हैं, ना इनमें समास होता है, ना उपसर्ग लगता है और ना ही प्रत्यय। ये बिल्कुल एकदम से फ्री होते हैं। इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। इनका विभाजन करोगे अर्थ ही नहीं देंगे। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिखे, जैसे आम हो गया।
ठीक है। जैसे ये शब्द हो गया आम, तो आम में ना तो संधि है, ना इसमें समास है, ना कहीं उपसर्ग लगा, ना प्रत्यय। तो आम को अगर हम कर देंगे अलग तो ये रह जाएगा आ प्लस में, ठीक है। तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं बनता, इसके जो टुकड़े हैं इनका अर्थ नहीं बनता। जैसे कान हो गया, कान को कैसे अलग करोगे, का प्लस ने, तो इनका जो है कोई अर्थ नहीं बनेगा, यानी ये अर्थहीन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन शब्दों को, ठीक है, इन शब्दों को अलग नहीं कर सकते, इनका जो है विभाजन नहीं हो सकता, ये खंडों में इनको तोड़ नहीं सकते। तो वो सारे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। रूढ़ का मतलब ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, रूढ़ का मतलब रूस जाते हैं, अगर इनको तोड़ दिया तो ये रूस जाएंगे, अपना कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे, इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। जैसे आम, कान, नाक, घर, पानी, कल, हाथी, ठीक है, मेज हो गया, इसको काटो, जल हो गया, नल, कल हो गया, गेट, पेट, पुल, शिव, कमल और पुस्तक। तो ये जो शब्द हैं ये रूढ़ शब्द होते हैं, इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, ठीक है। इनको बांट नहीं सकते, बांट देंगे लेकिन वो अर्थ के साथ इनका जो है पार्ट नहीं रहेगा, अर्थहीन हो जाएंगे। तो ये जुड़कर ही अर्थ देते हैं। तो ये शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं रूढ़ शब्द? जिनका कोई सार्थक विभाजन नहीं कर सकते, ठीक है। सार्थक विभाजन का मतलब अर्थ के साथ विभाजित ये नहीं होंगे, तो ये सारे के सारे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को अच्छे से समझा है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बात कर लेते हैं यौगिक शब्दों की। जो यौगिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों के जोड़ने से बने वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे इन शब्दों की मुख्य विशेषता यह है कि जब उन्हें अलग अलग किया जाता है या उनका विग्रह किया जाता है तो इनके दोनों खंड अपना एक स्वतंत्र और सार्थक अर्थ देंगे। यानी इनके दोनों खंडों का अपना एक स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। अगर इनको हम विभाजित भी कर दें ना, दोनों को अलग अलग कर दें, तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलेगा। आप देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इन शब्दों में संधि होती है, समास, उपसर्ग और प्रत्यय सभी इसमें हो सकते हैं। जैसे उदाहरण है, विद्यालय एक शब्द है, अगर मैं विद्यालय को अलग कर दूंगा तो इसमें संधि है, अगर संधि विच्छेद कर दें तो विद्या धन आल्य बनेगा, विद्या जमा आल्य या विद्या धन आल्य। तो इसका अपना अर्थ है। विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या, ठीक है, यानी जो हमारी जो विद्या होती है, जो ज्ञान होता है उसको विद्या बोलते हैं। आल्य का मतलब होता है घर, यानी विद्या का घर, ठीक। तो ये क्या है? अलग अलग हो गया। और देखो दोनों का अपना एक अर्थ है, विद्या का मतलब ज्ञान और आल्य का मतलब घर होता है, ठीक है। जैसे हिमालय हो गया, हिम प्लस आल्य, हिम का मतलब होता है क्या? बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ, और आल्य का मतलब घर, तो क्या हो गया? बर्फ का घर। तो इनका सबका अपना सार्थक अर्थ होता है। राजपुत्र हो गया, राजा का पुत्र हो गया। पाठशाला को अलग करेंगे, पाठ प्लस शाला, पढ़ने का स्थान, शाला का मतलब स्थान और पाठ का मतलब पढ़ना, तो पढ़ने का स्थान। तो इन शब्दों को तोड़ने पर दोनों ही खंड अपना अलग अलग और एक स्पष्ट अर्थ निकालते हैं, वो ही हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द में आप अंतर पहचान चुके होंगे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण है। जैसे रसोई घर हो गया, तो रसोई घर का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, रसोई प्लस घर। तो रसोई का मतलब जहाँ पे खाना बनता है और घर का मतलब कमरा, खाना बनाने का कमरा, ठीक है, खाना बनाने का कमरा। ऐसे ही परोपकार, परोपकार को हम अलग करेंगे, पर प्लस उपकार होता है, पर का मतलब दूसरा और उपकार का मतलब भलाई, यानी दूसरों की भलाई। तो ये दोनों ही अर्थपूर्ण शब्द हैं, इनमें अपने अपने अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ये रूढ़ शब्दों की तरह अर्थहीन नहीं हो जाते, ये रूढ़ शब्दों की तरह अर्थहीन नहीं होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा, रूढ़ और यौगिक शब्दों को। तो आगे बात कर लेते हैं हम योग रूढ़ शब्दों पे। तो यहीं से ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेगा रसोई घर में जो है, रसोई घर कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे ये रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तो ये यौगिक शब्द है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम योग रूढ़ की। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन सामान्यतः अर्थ के बजाय किसी विशेष यानी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। ये यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, ठीक है। यानी जैसे अगर बात करते हैं, सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। यानी अब आपको समझ में आया होगा, योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। यानी ऐसे शब्दों के मेल से बनते हैं जिनके अपने अपने अर्थ होते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो जुड़कर किसी तीसरे आदमी की तरफ इशारा करते हैं, तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, वो हमारे योग रूढ़ होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तीसरे दो शब्द जुड़कर तीसरे व्यक्ति को कब बताते हैं? जब ये बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ ही होते हैं, ठीक है। तो समास वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी मेरे दोस्त कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने समास भी जरूर पढ़ा होगा, तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि समास क्या है, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? सभी जो है बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही होते हैं। जैसे जलज हो गया, जलज में क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला, तो अर्थात क्या होता है? कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव हो गए। पीताम्बर,
पीले हैं वस्त्र जिनके, तो क्या हो गए, कृष्ण भगवान या विष्णु भी इनको बोलते हैं, ठीक है, विष्णु भी बोलते थे क्योंकि उनके वस्त्र भी पीले हैं। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु जी। तो ये सारे के सारे योग रूढ़ होते हैं जो भी किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करेंगे, तो योग रूढ़ कहलाएंगे। उम्मीद करता हूँ अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे गजानन हो गया, गजानन, तो गजानन का मतलब क्या होता है, गज का आनन यानी मुख जिनका, ठीक है, गज का आनन का मतलब गज का मुख है जिनका, अर्थात गणेश जी, यानी हाथी का मुख है जिनके, तो वो कौन होते हैं, गणेश जी, ठीक, गजानन को गणेश जी। हिमालय, हिम का आलय, अर्थात विशेष पर्वत के लिए भी प्रयुक्त होता है हिमालय। तो ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये योग रूढ़ शब्द हैं, सारे के सारे योग रूढ़ शब्द, यानी जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे योग रूढ़ के उदाहरण भी होते हैं, योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण भी होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रख के चलेंगे। अगर मैं आगे बात करता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमने बांटे थे। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, तत्सम और तद्भव। तो इनको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देशज शब्द की, यानी जो अपने यहीं जन्मे हैं। इसका अर्थ है देश में जन्मा, अपने देश में जिनका जन्म हुआ है, अपने देश से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो सारे देशज कहलाते हैं और ये बिल्कुल देशी शब्द होते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, तो जैसे तेंदुआ हो गया, खिड़की, थैला, औजार, चिड़िया, खटपट, सारे के सारे देशज हैं। दांती होती है, दांती यानी दरांती, जिससे चारा काटा जाता है पशुओं के लिए। फावड़ा, कसला को बोलते हैं। छक्का, ठीक है, एक छक्का हो गया। डिबिया, चेला, रोटी, सारे के सारे देशज हैं। आपको पढ़ने में लग रहा होगा बिल्कुल देसी शब्द हैं। जैसे हलचल, ठुमरी, खुरपा, खुरपा देसी देशज है। लथपथ, ठीक है, खून से लथपथ या पसीने से लथपथ, तो जो लथपथ शब्द है ये भी देशज है। एक शब्द होगा चालू, ठेस और पेटी, ये भी देशज है। झाड़ू, खलिहान, कोड़ी, लात, खड़खड़ाना, पैसा, खड़ाऊं, खड़ाऊं बोलते हैं जो हमारी लकड़ी की चप्पल होती हैं, ठीक है। खाट, पिल्ला, कटरा, गन्ना और कसरत, ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति अपने ही देश में, अपनी ही भाषा में हुई है। आगे बात करते हैं, जैसे कटोरा, ठठेरा, तोंद, तोंद निकल रही है, बोलते हैं तोंद निकल रही है। लोटा, एक लोटा पानी लेकर आओ, लोटा भी देशज है। टांग, पगड़ी और गड़बड़, ये भी देशज शब्द है। उसके साथ घरौंदा, जूता और लुटिया, सारे के सारे कैसे हैं, देशज शब्दों के उदाहरण है। सारे के सारे ये देशज शब्द होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको पहचाना, पढ़ा और चीज़ें आपकी समझ में एकदम से आई। तो ये मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको नोट्स भी बनाना पड़े इसमें से, तो चीज़ें आपको क्लियर दिखनी चाहिए। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द होते हैं, सारे के सारे देशज शब्द हैं, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति अपने देश में होती है, देश में हुई है। तो ऐसे पूछ लेगा कटोरा शब्द किस भाषा का है, तो आप बताओगे कटोरा जो शब्द है वो देशज भाषा का, देशज, ठीक है जी। तो ये देशज शब्द है। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ विदेशज शब्दों की, तो विदेशज कई प्रकार के शब्द होते हैं। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, यानी जिनका जन्म अपने देश में नहीं हुआ। ये अरबी के शब्द होते हैं, फारसी के होते हैं, उर्दू के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। तो विदेशज शब्द कई प्रकार के जो भारत में प्रचलित हैं। तो इनमें से कुछ अरबी शब्द यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको देख सकते हो। जैसे हौसला, तमाम, हुलिया, अल्लाह, बहस, इजहार, शराब, मुसीबत, लफ्ज, अखबार, इंसान, किस्मत, अजीब, किस्त, हक, हुक्म, तकदीर, अदालत, मुलजिम, इल्ज़ाम, मुआवजा, कानून, किताब, किताब जो है हिंदी का नहीं है, अरबी भाषा का है। कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है। अदा, आशिक, जुलूस, जलसा, गरीब, आदमी, औरत, मुकदमा, फैसला और जज, सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसा मान लो आपसे पूछ लेगा आदमी किस भाषा का शब्द है, तो आप तो लगा दोगे हिंदी का, लेकिन ये हिंदी का नहीं है, यही इसमें कन्फ्यूजन है। तो ये कैसा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। औरत अरबी भाषा का शब्द है। मुकदमा अरबी भाषा का, फैसला अरबी भाषा का शब्द है। तो सारे के सारे अरबी भाषी शब्द है। ये वकील अरबी भाषा का शब्द है। अमीर, इलाज, तमाशा, कफन, उम्र, ख्याल, राय, इज्जत, लिहाज, दौलत, तो सारे के सारे जो हैं अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। जैसे अक्ल हो गया, तारीख, मौसम, दुनिया, हवालात, मजबूर, मुहावरा, हिम्मत, मुसाफिर, इत्र, नतीजा, नकल, किला, तरक्की, जिस्म, इस्तेमाल, ईमान, कर्ज और जोहरी, सारे के सारे ये अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पेपर में बनता है, तो इन शब्दों को आप एक बार जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं फारसी भाषा के शब्दों पर। जो फारसी भाषा के शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे कारखाना फारसी भाषा का शब्द है, देखने में और पढ़ने में लग रहा है हिंदी का, लेकिन ये फारसी से आया है। सरदार फारसी भाषा का शब्द है। बेपनाह, मोहब्बत, ठीक है। तो बेपनाह जो शब्द है वो भी एक फारसी भाषा का शब्द है। दया फारसी भाषा का, दवा फारसी भाषा का। हफ्ता, ठीक है। हरदम फारसी का शब्द है। जलेबी, गवाह, कुश्ती, खुद, बहाना, बाजार, हकीम, आज़ादी, कारीगर, खुराक, तो सारे के सारे ये कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे फारसी भाषा के शब्द हैं। इनमें पुल हो गया, गिरफ्तार हो गया, जहर हो गया, फरिश्ता,
खाक, चेहरा, तेज, बुखार, सरकार, हजार। तो सारे के सारे आप इनको देख सकते हैं। तो सारे के सारे इनको पढ़ के देखना जरूर। नापाक हो गया आवारा, चश्मा, ठीक है। जाद, मोर्चा, नीम, दीवार, आमदनी, आवाज, उम्मीद, जिंदगी, होशियार, नामर्द। फारसी भाषा का शब्द कमजोर, नाजायज, खामोश, हम उम्र, हमदम, हम सफ़र, हरगिज, दिल, अफसोस, कमीना, ठीक है। तनख्वाह फारसी भाषा का शब्द मजा, बाजार, गरम और लेकिन। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं फारसी भाषा से प्रयोग किए गए हैं और हमारे देश में इनका प्रचलन होता है। इन शब्दों का हम पता नहीं रोज कितने विदेशी शब्द बोलते हैं जिनमें फारसी अरबी सभी भाषाओं के शब्द होते हैं। आगे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों की। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उनमें जिनको हम दैनिक चीज़ों में प्रयोग करते हैं, दैनिक भाषा में इनको प्रयोग करते हैं। जैसे ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ऑफिस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैम, ठीक है, जैम जिसको ब्रेड पर लगाकर या रोटी पर लगाकर खाया जाता है वो जैम, तो उसको अंग्रेजी भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं हम। तो ऑफिसर हो गया, टैक्स, टॉफ़ी, गैस, टिकट, कलेक्टर, कॉफ़ी, चॉकलेट, पेन। सारे के सारे जो हैं कैसे शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। यहाँ क्लर्क हो गया, पेंशन, कॉपी, कंपाउंडर, नर्स, स्कूटर, लाइब्रेरी, गार्ड, पार्सल, क्लर्क और मैनेजर। सारे के सारे कैसे हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं। और भी हैं जैसे डिप्टी हो गया, डॉक्टर, ठीक है। ऑपरेशन, ऑपरेशन में डबल आ लग गया, तो ये क्या है, ऑपरेशन, ऑपरेशन कोड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैंसर, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। माचिस, माचिस भी अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, ये हिंदी का नहीं है। बिस्कुट अंग्रेजी भाषा से आया। मजिस्ट्रेट अंग्रेजी, कॉलर हैट अंग्रेजी, स्टेशन और केक सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये अंग्रेजी भाषा से जो है हम इनको हिंदी समझकर इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम अगर किसी का बर्थडे होता तो केक ले आओ, तो हमको पता नहीं होता केक हम अंग्रेजी भाषा के शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। मैं बैंक में क्लर्क हूँ या स्कूल में क्लर्क हूँ, तो क्लर्क कैसा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चॉकलेट अंग्रेजी है, कलेक्ट्रेट, कलेक्टर, कॉफ़ी, सारे के सारे अंग्रेजी भाषी शब्द हैं। आगे बात कर लेते हैं पुर्तगाली शब्दों की। पुर्तगाली शब्दों में जैसे चाबी हो गया, कनस्तर, अनानास, अलमारी, बाल्टी, संतरा, गमला, आलपिन, तौलिया। तौलिया कैसा शब्द है, देशज नहीं है, पुर्तगाली शब्द है, विदेशज शब्द है तौलिया। साबुन पुर्तगाली शब्द है। इस्पात, पादरी, गोभी जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, पुर्तगाली शब्द है। काजू, पिस्ता, सॉरी फीता, काजू के बाद फीता, तंबाकू, गोदाम, पिस्तौल और मिस्त्री। उसके बाद परात, देखेंगे परात जो है ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है। तो देखने में और पढ़ने में लग रहा है परात जो है देशज शब्द, लेकिन ये पुर्तगाली शब्द है, नहीं विदेशज शब्द है। पपीता पुर्तगाली है। आया और कमीज, ये सब के सब पुर्तगाली शब्द हैं। जैसे इनमें कुछ तुर्की शब्द हैं, जैसे मुगल, उर्दू, बहादुर। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। कलगी तुर्की है। दरोगा तुर्की भाषा का शब्द है। लाश, तोप, गनीमत, ठीक है। चाकू तुर्की भाषा का। चम्मच, सराय, कैंची, खिच्चर, बीबी, नौकर, सौगात, सुराग, हवा, बावर्ची, छतरी, चेचक, काबू और आका। सब के सब तुर्की भाषा के शब्द। मैं थोड़ा सा इनको तेजी से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो जो है लंबा ना हो, तो आप इस वीडियो को स्किप करके या उसकी स्पीड थोड़ी सी कम करके इनको देख सकते हैं। एक बार इनको नज़र मारनी है, बस इन पे 2-3 दिन लगातार इन पर नज़र मार लोगे तो पहचानने में आ जाएंगे कौन सा शब्द किस भाषा का होता है। अब थोड़े से शब्द बचे हैं, जैसे फ्रांसीसी भाषा के शब्द में लेता हूँ। जैसे पिकनिक किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी। कारतूस फ्रांसीसी भाषा का। कर्फ्यू, कर्फ्यू लग गया। लाम अंग्रेजी, ठीक है। अंग्रेजी अंग्रेजी का नहीं है, ध्यान रखना। अंग्रेजी जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का है। पुलिस, बिगुल, कूपन इत्यादि शब्द जो हमारे किस भाषा के, फ्रांसीसी भाषा के। ऐसे कुछ रूसी शब्द हैं, जैसे रूबल, जार, वोदका बोलते हैं हम, ठीक है। सोवियत और स्पुतनिक ये रूसी शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्दों में चाय, लीची, चीकू, चीनी इत्यादि चीनी चाइनीज शब्द है ये, ठीक है। ये शब्द चाइनीज है जिनका भारत में खूब धड़ाधड़ प्रयोग होता है। एक कप चाय ले आओ, ठीक है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का। लीची चीनी भाषा का। चीकू चीनी, ठीक है। सारे के सारे चाइनीज शब्द हैं। जापानी शब्दों की बात करो, रिक्शा हो गया, सुनामी हो गया, सायनोरा हो गया, सायोनारा, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलविदा। या उसके बाद डच शब्द हो गए तुरुस और बम, ठीक है। तो ये तुरुस नहीं है, पुरुष होगा, ठीक है, नहीं ये तुरुप ही है, ठीक है। कौन सा, तुरुप और बम। तो कैसे शब्द है, डच भाषा के, डच शब्द हैं, डचेनियन लैंग्वेज के शब्द हैं। तो ये कुछ हमारे विदेशज शब्द हो गए। जैसे उसके बाद हम बात करते हैं तत्सम और तद्भव की, फिर उसके बाद संकर। तो पहले संकर शब्दों को देख लेते हैं। संकर शब्द कैसे होते हैं, तो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषा के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। दो भाषी शब्द होंगे, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा है जांचकर्ता, ये शब्द मान लो जांचकर्ता एक शब्द है, तो जांचकर्ता में दो शब्द है, जांच और कर्ता। जो जांच शब्द है वो फारसी भाषा का और कर्ता शब्द हिंदी भाषा का हो गया। तो दो भाषी शब्द जो जुड़कर एक शब्द बनाते हैं तो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक शब्द है उड़न तस्तरी, ठीक है, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी शब्द है। तो उड़न हिंदी भाषा का है और तस्तरी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है।
तस्तरी शब्द किसका है, फारसी भाषा का। ऐसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो रेलगाड़ी। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं तो वो शब्द हमारे संकर शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे रफू चक्कर हो गया, रफू फारसी भाषा का शब्द और चक्कर हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये हमारे संकर शब्द हो गए जो दो भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं, तो सारे के सारे संकर शब्द होते हैं। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तत्सम और तद्भव शब्दों की। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना, तत् और सम से। तो तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी उसके समान। तत्सम का मतलब क्या होगा, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। तो तत्सम क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से उठकर सीधे हिंदी में उनका प्रयोग होता है वो तत्सम कहलाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट वे में बोलूं कि जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं वो सभी तत्सम होते हैं। ठीक है, सभी कैसे होते हैं, तत्सम। जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखा है, उदाहरण में जैसे दधी, दधी, दधी क्या होता है, हिंदी में अगर देखेंगे तो दही होता है, तो संस्कृत में दही को दधी बोलते हैं। कर्ण, कर्ण का मतलब कान होता है, मुख का मतलब मुंह होता है, तो मुख जो है वो तत्सम शब्द और जो मुंह है हमारा वो तद्भव है। अक्षी, अक्षी शब्द कैसा है, तत्सम, और हिंदी में इसको बोलेंगे आंख। ठीक है, चणक, चणक शब्द तत्सम है और हिंदी में तद्भव क्या बनेगा इसका, चना। क्षेत्र, क्षेत्र शब्द हमारा तत्सम है और ये तद्भव में बनेगा खेत। क्षीर, क्षीर शब्द तत्सम है और तद्भव में बनेगा ये खीर। हरिद्रा, हरिद्रा शब्द तत्सम है और तद्भव में बनेगा हल्दी। तो मैंने नीचे भी लिखे हैं, यहाँ पर यही शब्द लिखे हैं। जैसे अगर मैं उम्मीद करता हूँ तत्सम आप समझ गए होंगे, तत्सम वो शब्द होते हैं, सीधा सीधा अगर देखते हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो तद्भव क्या होते हैं, तद्भव को देखते हैं। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना, तद और भव। तद का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उदय होना। तो उससे होना, उससे होने का मतलब है संस्कृत से उत्पन्न होना। तो ये संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनको घिस घिस कर देसी भाषा की बोलचाल में इतना इनको स्मूथ और सिंपल बना दिया है कि पता ही नहीं चलता है कि संस्कृत से ऐसे घिस कर जो इनको हिंदी का बना दिया है। तो ये घिस गए और घिस कर बनाए गए हैं ताकि जो जबान, जो देखो जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलने के लिए जबान पे थोड़ा सा जोर ज्यादा देना पड़ता है, जीभ पर। ठीक है, जैसे दधी, दधी को हम बोलेंगे तो दधी की जगह सीधा सीधा कर दिया, अरे दधी छोड़ो दही बोल दो, दही सही है। तो दही बोलने में और दधी बोलने में देखो कितना अंतर है। क्षीर, क्षीर को बोलेंगे तो जबान को, गले को खींचना पड़ रहा है, क्षीर। तो क्षीर की जगह कर लिया खीर, रहने दो उसको, खीर ही सही है, तो खीर, कितना आसानी से बोल दिया। क्षेत्र, क्षेत्र को बोलने में कितना खींचना पड़ता है साउंड को, और क्षेत्र को कर दिया खेत। हरिद्रा, हरिद्रा की जगह कर दिया हल्दी, कह दो इसको हल्दी, ठीक है। तो जो घिस गए, जो शब्द घिसकर, ठीक है, जिनको सीधा सीधा तोड़ मरोड़ कर हिंदी का बना दिया वो तद्भव होते हैं। जैसे जो शब्द संस्कृत और प्राकृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन होने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए, इनका रूप ही बदल दिया लोगों ने बोल बोल कर। सीधा सीधा बोलो भाई, हमें ज़्यादा गले पर, अपनी जबान पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, तो सीधा सीधा इनको ऐसे कर दो। जैसे पहला कान, कान था यहाँ पे कान कर दिया, मुख से मुंह हो गया। अक्षी से आंख, सीधा आंख रहने दो, अक्षी अक्षी हमसे नहीं बोला जा रहा, हम तो आंख ही बोलेंगे। चणक, चणक से चना कर दिया, ठीक है। माँ, ठीक है, माँ, और संस्कृत बोलते हैं मात्र, ठीक है। दधी, दधी से क्या हो गया, दही कर दिया। हरिद्रा से हल्दी कर दिया सीधा, और क्षीर से कर दिया खीर, ठीक है। तो ये हमारे तद्भव यानी हिंदी भाषा के ये शब्द होते हैं, ठीक है। यानी तद्भव इनको तोड़ मरोड़ के संस्कृत के ही शब्द है, लेकिन इनको हिंदी का बना दिया। इनको किसका बना दिया, हिंदी का। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। तो आज हमने इनको कंप्लीट कर लिया है, और तत्सम और तद्भव का एक कंप्लीट टॉपिक भी मैं आपको लेकर आऊँगा। तो सारी चीज़ें डिटेल में उस चैप्टर में जानेंगे। आज हमने इसमें रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ा है और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ा। इनको नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीटेड हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद सार्थक और निरर्थक शब्द भी मैं आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको भी इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। सार्थक शब्दों का मैंने बता दिया जिनका अर्थ होता है, जैसे कपड़ा लत्ता, चाय हो गया, चाय का अर्थ है, और निरर्थक में क्या बन जाएगा, चाय वाय, ठीक है। जैसे रोटी हो गया, रोटी बोलते हैं ना, रोटी वोटी खा लो, रोटी वोटी। जैसे साग हो गया, साग पात, ठीक है, साग पात हो गया। तो सार्थक और निरर्थक शब्द हो गई है। तो ये सारे के सारे हमारे, हम इनको जानते हैं, डेली वेज में इनका प्रयोग खूब हम करते हैं रोजाना, लेकिन इनको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, और इनको थोड़ा सा पढ़ना है। तो जो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, सार्थक और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्दों से तो आता ही नहीं है, ये तो एक तरह से जानकारी के लिए आपको बताना है, ठीक है। सार्थक शब्दों में पर्यायवाची पढ़ेंगे, विपरीतार्थक पढ़ेंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे, और एकार्थी शब्दों को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन पे ध्यान देना है इस चैप्टर में, देशज, विदेशज, संकर, तद्भव और तत्सम पे। उसके बाद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पर। तो इनको हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में कराया उसकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और अगली वीडियो में लेकर आते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन, और देखते हैं आप उनको पहचान पाते हो या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करेंगे उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए वो बेहद ही ज़रूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका दिन बेहद ही शुभ और बेहद ही खूबसूरत हो। धन्यवाद।